जिस तरह हम छोटे-मोटे मंत्र पढ़ते रहते हैं राम, 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 ओम नमः शिवाय, अल्लाहू अकबर या सत श्री अकाल, उसी तरह अमन भाटिया केस की जैसे ही आप बात करेंगे, आपके 10, 20, 50, 100, हज़ार, लाख रुपए बच सकते हैं कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार रग-रग में कैसे भर गया है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की तरह एडवोकेट अमर कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर वैसे मैं रोज़ाना पॉलिटिक्स पे बात करता हूं, लेकिन एक ऐसी खबर जो जुडिशियरी से जुड़ी हुई है, तहसील और कोर्ट से जुड़ी हुई है और आज के टाइम में जब भी कोई आदमी कोई काम करता है, कुछ खरीदता है, कानूनी रूप से उसे शक्ल देना चाहता है, तो एक एफिडेविट बनवाता है और उसके लिए उसे स्टाम्प खरीदना ज़रूरी होता है। ये स्टाम्प ₹10 से लेकर हज़ारों रुपए तक स्टाम्प वेंडरों के पास मौजूद होते हैं। और अगर आप नॉर्मली किसी भी तहसील में जाए, यूपी की में तो किसी में जाए तो 10 का 20 में, 20 का 40 में आज के टाइम में या 30-35 रुपए में इस तरह से देखने को मिलता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप जाएँगे तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। लेकिन दिल्ली की एक घटना ने मेरा ध्यान खींचा जहाँ पर एक स्टाम्प वेंडर के पास कोई शख्स आता है, उससे वो कहता है ₹10 का स्टाम्प दो, उसने कहता है वो ₹12 का है। उसकी शिकायत करता है और शिकायत करने के बाद क्या कुछ हुआ, ये अपडेट आपके पास में भी है और उसे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो इस घटना के बारे में जानना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्या ₹2 का अपराध जो यहाँ पर हुआ, बाकी जगह जो खुलेआम हो रहा है, जो दिखता भी है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। तो इस पूरी घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? ये वाक़ई बड़ी दिलचस्प और बड़ी गंभीर बात है जो बताती है कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार रग-रग में कैसे भर गया है। एक घटना हुई चंद साल पहले कि एक आदमी एक स्टैम्प वेंडर के पास गया जनकपुरी में और एक अमन भाटिया नाम के स्टैम्प वेंडर को उसने कहा कि मुझे ₹10 का स्टैम्प पेपर चाहिए। आम तौर पर आप देखेंगे जितने भी प्राइवेट स्टैम्प वेंडर होते हैं, वो मनगढ़ंत कुछ भी पैसा माँग लेते हैं। उन्होंने उसका कहा 10 का लेना है तो ₹12 देने पड़ेंगे। उस आदमी को ये बात चुभ गई और उसने इसकी शिकायत सीबीआई को की और सीबीआई को उसने बताया लिखित शिकायत में कि ऐसे-ऐसे मैं वहाँ लेने गया, स्टैम्प ₹10 का तो मुझे कहा गया ₹12 देने पड़ेंगे। सीबीआई की जो टीम है उसने इसको लेकर छापा मारने की एक योजना बनाई और उस व्यक्ति को 10 और ₹2 के 2 करेंसी नोट दिए और उन पर आपने देखा होगा एक पाउडर होता है, सफ़ेद पाउडर वो लगाया और लगाने के बाद जो है उस पर उन नंबरों को नोट किया, नोट के नंबरों को और उस आदमी को दे दिया। उसके साथ एक पंच विटनेस गवाह के तौर पर भेजा और दोनों को भेजने के बाद ये कहा कि आप जब स्टैम्प पेपर लेने जाएँगे और जब वो इस पैसे को माँगे और आप उसे दे दें, तो जैसे ही वो ले आप हमें इशारा करेंगे और हम रेड डालेंगे। वो आदमी उसी अमन भाटिया के पास गया और उसने कहा कि जी मुझे स्टैम्प चाहिए। उसने फिर कहा ₹12 लगेंगे। उसने उसको अपने पास से निकाल कर ₹12 दिए। उसने ₹12 अपने सीधे हाथ में पकड़े और रजिस्टर जो स्टैम्प वेंडर के पास होता है उसके अंदर रख दिए। रखने के बाद जो है, जो पंच विटनेस था, गवाह था, उसने इशारा किया, इशारा करने के बाद जो रीडिंग ऑफिसर है और आईओ वो दोनों मौके पर पहुँचे। उन्होंने पूछा सारी बात तो पता चला कि नोट जो है, उस रजिस्टर के अंदर रखे हैं। उसका जो सोडियम कार्बोनेट होता है, उस पानी से उस स्टेम वेंडर का हाथ धुलाया गया, तो उसके रंग जो है पीला वो लाल रंग के पानी का गुलाबी पानी हो गया और नोटों पे भी गुलाबी रंग लगा हुआ था, तो नोट भी गुलाबी हो गए। उसके बाद जो है एक पंचनामा तैयार किया गया, उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद ये मामला आया कि क्या स्टेम वेंडर जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं है, उसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इन्हीं मुद्दों पर ये पूरी पड़ताल हिंदुस्तान की अदालतों में चली। पहले ये जो सीबीआई की डेज़िग्नेटेड कोर्ट है, उसमें मुकदमा चला और उसमें ये पाया गया कि इस अमन भाटिया ने 10 की जगह ₹12 लेकर 3 तरह के अपराध किए हैं। पहला तो ये पब्लिक सर्वेंट है क्योंकि ये पब्लिक सर्विस कर रहा था। इसका अपॉइंटमेंट किसी सरकारी दफ्तर में नहीं हुआ, इसकी सैलरी कहीं से नहीं आती, लेकिन इसे कमीशन मिलता है और कमीशन एजेंट के रूप में मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अ, हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसकी धारा जिसमें बताया जाता है कि क्या परिभाषा है पब्लिक सर्वेंट की, उसके 2C1 में ये जो है पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, तो ये पब्लिक सर्वेंट के बराबर माना जाएगा। दूसरा ये था कि इसने
10 की जगह ₹12 माँगे तो अनड्यू एडवांटेज लेने का काम किसे किया और उसके खिलाफ सेक्शन 7, सेक्शन 13 बी 2 और सेक्शन 13 के अंतर्गत जो है मुकदमा दर्ज किया गया, चार्जशीट बनी और चार्जशीट के बाद जो है इसको निचली अदालत ने ये मानकर कि ये अधिक पैसा ले रहा है तो उसको खिलाफ जो है केस दर्ज हुआ और उसमें उसे सज़ा मिली। पहले जुर्म के लिए 6 महीने और ₹1000 का जुर्माना, बाकी दोनों जुर्मों के लिए उसको 1 साल की सज़ा और जुर्माना ₹1000। और ये कब हुआ? ये जब हुआ जब 2018 में इस कानून में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो सज़ाएँ बढ़ाई गई हैं, उससे पहले की ये घटना है। अब ये मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा बरकरार रखी, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में डिटेल्ड बहस की और बहस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करप्शन हमारे समाज में दिन दूनी चार चौगुनी गति से बढ़ रहा है और जो पब्लिक सर्विस देने वाले लोग हैं, अगर वो करप्शन करते हैं, तो इससे जनता के विश्वास को और जनता के कामों को बड़ा ठेस पहुँचती है और इसीलिए अगर ये आदमी कहता है कि मैं जो हूँ स्टैम्प वेंडर एक्ट जो कि 1899 का अंग्रेजों के समय का था और 1934 का एक्ट था, जो रूल्स बने थे उसमें उसके अंतर्गत इसने अपराध किया है। लेकिन हम इसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर इसलिए सज़ा देंगे क्योंकि ये एक्ट जो है स्पेसिफिक एक्ट है, स्पेशल एक्ट है और 1947 का जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसको जब राजीव गांधी की सरकार 1988 में आई थी, तो उसने नया जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आज का जो लागू होने वाला कानून है, उसे बड़ा सख्त कानून बनाया था और धीरे-धीरे वो कानून जो है किसी भी नौकरशाह को, किसी भी सरकारी कर्मचारी को सज़ा देने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाता है। अब कोई व्यक्ति सरकारी नौकर है या नहीं है, ये मुद्दा जब मैंने झारखंड सांसद रिश्वत कांड का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में डाला था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि तब ये कहा गया था कि सांसद, विधायक और जो मंत्री होते हैं, उनको जो है आप पब्लिक सर्वेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो ये हुआ क्योंकि जो सांसद होते हैं और जो विधायक होते हैं, उनकी कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं होती, तो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले के तहत कहा कि ये जो है स्पीकर को इनके लिए उस आदमी का दर्जा दिया जाएगा जो इनके प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन देता है, सरकार भी अनुमति देता है। तो उसके बाद जो है हमने देखा कि सांसदों को, विधायकों को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सज़ा मिलनी शुरू हुई और अब मिलती है। अब इस मुकदमे में जो बड़ी बात हुई वो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी दलीलें हो रही थी, तो जस्टिस पारदीवाला की बेंच के सामने ये बात जो मुल्ज़िम है अमन भाटिया, उसके वकील ने कही कि भई जो पंच विटनेस है उसने अपने बयान में कहीं नहीं कहा कि उसने सुना हो कि भई उसने जो स्टैम्प वेंडर है उसने 10 की जगह ₹12 माँगे। तो ₹12 की डिमांड की बात उसे नहीं सुनी क्योंकि उसने कहा कि मैं थोड़ी दूर खड़ा था लेकिन मैंने ₹12 देते हुए देखा और ₹12 इसने रजिस्टर में रखे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस गवाही को विश्वसनीय नहीं माना। लेकिन ये ज़रूर कहा कि जिस तरह से स्टैम्प वेंडर एक पब्लिक सर्विस के लिए उसको अधिकृत किया गया है और दिल्ली का जो स्टैम्प एक्ट है उसमें उसको कमीशन मिलता है और उनको जो स्टैम्प पेपर होते हैं वो डिस्काउंटेड दर पर मिलते हैं। तो ऐसी हालत में वो इस बात से नहीं बच सकता कि उसने सेक्शन 7 जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है कि उसने अनुचित जो है एक लाभ लेने की कोशिश की और इसके तहत उस पर कानून जो है अपना काम कर रहा है और इसलिए अब इस मुकदमे का महत्व क्यों है? मात्र ₹2 के लिए एक मुकदमा जो है पहले ट्रायल कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्थापित किया कि कोई भी व्यक्ति जो कि पब्लिक के लिए कोई भी ड्यूटी देता है, मान लीजिए आप रेलवे का टिकट लेने जाते हैं और जो रेलवे का टिकट जो प्राइवेट कंपनियाँ आपको दे रही हैं, अगर वो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज माँगती हैं, तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत जो है अपराध माना जाएगा। इसी तरह आप राशन बनाने के लिए या कोई और सर्विस लेने के लिए, मान लीजिए लाइसेंस लेने के लिए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कहीं जाते हैं और कोई आपसे ₹1 भी एक्स्ट्रा माँगता है, तो वो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत एक जुर्म है। इसी तरह आप देखेंगे कि लोग अदालतों में जाते हैं, तो अदालतों में अक्सर जब दस्तावेज़ होते हैं, उनको आपको नोटराइज़ कराना होता है और नोटरी पब्लिक जो होते हैं,
वो आपसे जो भी पैसा माँगेगा, अगर उसकी फीस से ज़्यादा है, तो वो एक तरह से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आएगा, क्योंकि वे सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। और इसी तरह जो आप देखेंगे ओथ कमिश्नर होते हैं कोर्टों में, जो लोगों की शपथ पत्रों को पूरी तरह से सत्यापित करते हैं, उनके ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी आ जाती है कि अगर वो अधिकत फीस से ज़्यादा माँगते हैं, तो क्या उन पर भी ये एक्ट लगेगा? तो उसका जवाब है कि उन पर भी ये एक्ट लगेगा। अब एक बड़ी अजीब बात है, आप कहीं भी जाएँगे आपको कभी नहीं पता चलेगा कि फलानी चीज़ के लिए आपको कितना शुल्क देना है। स्टैम्प वेंडर के सामने कभी नहीं लिखा होता है जजमेंट आने के बावजूद भी, किसी भी सरकार ने, ना दिल्ली सरकार ने, ना किसी राज्य सरकार ने, ना केंद्र सरकार ने इस बात को मैंडेटरी किया है कि वो आपको ये बताए कि भई आपको कितने पैसे देने हैं। अब होना ये चाहिए कि हर जगह एक रेट लिस्ट लगनी चाहिए कि ओथ कमिश्नर को आपको इतने पैसे देने हैं, नोटरी पब्लिक के लिए इतने देने हैं, आप जब स्टैम्प खरीदते हैं तब आपको इतने पैसे देने हैं। और इसी तरह जब आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं और होटलों में जाते हैं तब भी ये नहीं बताया जाता कि जितना पैसा आप दे रहे हैं, उसके बदले में आपको कितना सामान मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में, बम्बई में और दिल्ली में भी ये एक प्रावधान है कानूनी तौर पे, जिसको अमल में नहीं लाया जाता कि हर रेस्टोरेंट के लिए ज़रूरी है कि वो एक रेट लिस्ट लगाए और रेट लिस्ट के साथ यही नहीं कि भई दाल मखनी है तो इसका रेट क्या होगा? उसके साथ उसे बताना होगा दाल मखनी है तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी? कई जगह आप देखेंगे 5 स्टार होटल में या किसी बड़े होटल में, छोटे होटल में, कई बार लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। रोटी आती है, कई बार छोटी पापड़ की तरह आती है, कभी रोटी आती है नान की तरह बहुत बड़ी आती है, कभी इतनी बड़ी रोटी आती है जो अफ़गानी नान की तरह बहुत बड़ी होती है जिसे 10 आदमी खा सकते हैं। इसी तरह आप दाल लेंगे, चावल लेंगे, डोसा लेंगे, आप ब्रेड लेंगे, स्लाइस लेंगे, उनका कोई वज़न नहीं होता। कुछ नहीं बताया जाता और जो मूल्य की सूची है, वो बहुत कम रेस्टोरेंट में आपको देखने को मिलेगी और उसके साथ उसका वज़न कितना होता है, ये नहीं बताया जाता। इसी तरह जो है, उन पर लगने वाला जो टैक्स है, उसके बारे में नहीं बताया जाता। कहीं पर आपसे जो है सर्विस टैक्स लिया जाता है, कुछ जगह लग्ज़री टैक्स लिया जाता है, जीएसटी आपको देना ही पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जनता में अवेयरनेस क्यों नहीं है? उसका कारण यह है कि जो सरकारी कर्मचारी जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते। मैं केजरीवाल सरकार के बारे में कह सकता हूँ कि वो एक बड़ी भ्रष्ट सरकार थी। मैंने उसको कई बार लिखा भई होटलों में जब भी हम जाते हैं और कई बार होता है कि लोग वहाँ जाकर जब खाना लेते हैं, तो कई बार खाना इतना कम होता है, जो बाहर का बर्तन होता है वो देखने में बड़ा होता है, अंदर दाल देखेंगे इतनी होगी, सब्ज़ी इतनी होगी और एक तरह से जो ग्राहक होते हैं उनके साथ धोखाधड़ी होती है। इसी तरह और दूसरी सर्विसेज़ में भी आप देखेंगे नाप-तोल नहीं बताया जाता। जैसे आप हल्दीराम से अगर मान लीजिए दाल लेने गए और आपने कहा कि नमकीन दाल दे दो, तो कभी उसका वज़न होगा 48 ग्राम, कभी हो जाएगा 46 ग्राम, कभी हो जाएगा 33 ग्राम। आजकल 33 ग्राम एक स्टैंडर्ड साइज़ है और अगर स्टैंडर्ड साइज़ 33 ग्राम है, तो आप देखिए कि 33, 33, 33 अगर आप इन 3 को मिला लेंगे तो 99 ग्राम हुआ। और अगर आप इसमें 10 गुना और लेंगे, तो ये हो जाएगा 990 ग्राम। तो 10 ग्राम की लूट वहाँ पर भी आपके सामने होगी और आपको नहीं पता चलता। ये एक स्थापित हिंदुस्तान में मार्केटिंग का फ़ॉर्मूला है कि वस्तुओं का प्राइस वही रखो। पार्ले जी का पैकेट जो है वो ₹5 का ही रहेगा या ₹3 का रहेगा, लेकिन धीरे, धीरे, धीरे उसमें बिस्कुट कम होते रहेंगे, साइज़ जो है छोटा होता रहेगा, आगे का रैपर वही होगा और अक्सर बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि वो कई बार लिखते हैं 20% एक्स्ट्रा। इस पैक में 20% एक्स्ट्रा आपको शैम्पू मिलेगा, तेल मिलेगा, घी मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि पुरानी पैकिंग और नई पैकिंग को देखेंगे, तो दोनों एक सी होती है, प्राइस एक होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार समय-समय पर इस तरह की बातें बताता है। अब ₹10 का ₹2 एक्स्ट्रा लेना एक छोटा अपराध है जिसको लोग समझते हैं कि ये शायद इनका हक है और इसीलिए ना लेने वाले को इस बारे में कोई डर लगता है और ना देने वाले को लगता है कि उसे लूटा जा रहा है। तो इसके लिए सरकार को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। उपभोक्ता मंत्रालय है और दूसरे जो सरकारी मंत्रालय हैं, सीबीआई को भी बताना चाहिए कि भई ये नया कानून आया है। हमारे यहाँ होता क्या है कि सरकार चुपके से कानून बना देती है और कानून बनाकर उनको पास भी कर देती है, उन पर नोटिफ़िकेशन भी हो जाता है, उनकी किताबें भी छप जाती हैं, लेकिन जनता को उसके बारे में जागरूक करने का काम
जिस मंत्रालय का है वो क्या करता है, वो 2 बड़े अच्छे काम करता है। एक तो प्रदेश के प्रधानमंत्री की फ़ोटो छाप देगा और अगर भाजपा की वहाँ सरकार है तो वहाँ के मुख्यमंत्री की फ़ोटो छाप देगा। अगर विपक्ष की सरकार है तो विपक्ष के मुख्यमंत्री की फ़ोटो छाप देगा। फ़ोटो छाप कर वो समझते हैं कि लोगों को ज्ञान मिल गया है। दरअसल लोगों के अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक करना सरकार का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि मेरे ये अधिकार हैं और मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, तभी जागरूक जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। जब तक जनता को उसके नागरिकों को उनके कानूनी हकूक और कानूनी अधिकारों के बारे में सरकारें जागृत नहीं करेंगी, तब तक जनता संगठित नहीं हो सकती और जब तक जनता संगठित नहीं होगी, तब तक जनता का शोषण सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और दूसरे जो देश में जो व्यापारी हैं या जो कानून को तोड़ने वाले लोग हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से जनता को भी नुकसान होता है, पब्लिक एक्सचेकर को भी नुकसान होता है, समाज में अशांति भी बढ़ती है और समाज में लोगों का विश्वास कानून के प्रति कम होता है। कानून के प्रति लोगों का सम्मान बने, लोग संविधान का इज़्ज़त और उसकी मर्यादा का पालन करें, उसके लिए ज़रूरी है कि सरकारों को समय-समय पर जन जागरण अभियान चलाने चाहिए और जो हमारे जैसे संगठन हैं और जो बहुत सारे स्वैच्छिक संगठन हैं, एनजीओ हैं, उनको भी ये कार्यक्रम चलाने चाहिए। दरअसल होता ये है कि सब लोग जो है सामाजिक जीवन का मतलब एक ही समझते हैं कि आप लोगों के पास जाएँ, नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाएँ, स्टेज पर कोई ट्रॉफ़ी ले लें और कहें जी हमें फलाना सम्मान मिला है, फलाना पुरस्कार मिला है और अपने व्हाट्सएप पे, फ़ेसबुक पे, स्टेटस पे उसे चिपका दें और चिपकाने के बाद समझते हैं कि हमने बड़ा समाज की सेवा कर दी, समाज का बड़ा भला कर दिया। तो जब तक कोई भी व्यक्ति इस जैसे फैसले का जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, देखने में बड़ा छोटा है, लेकिन इसकी मार बहुत दूर है। मार इसलिए है क्योंकि हर जगह आपको लूटा जाता है। चेंज ना होने के नाम पे भी अगर कोई कर्मचारी आपसे पैसा लेता है, तो वो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत अपराध है और इस अपराध के लिए जब तक हम लोग जागेंगे नहीं, अभी तक मैंने पिछले 2 महीने से जब से फैसला आया है, किसी भी आदमी को ये कहते हुए नहीं सुना कि उसने इस फैसले के बारे में उसको जानकारी है या उसे पता है या उसे कहा हो कि भाई तुम जो है रेट लिस्ट लगाओ। तो सबसे पहले जनता का अधिकार है, सरकार को मजबूर करें कि हर वो व्यक्ति जो पब्लिक सर्विस दे रहा है, वो आपको एक तो वहाँ पर एक सूची दर होनी चाहिए। पैसा कितना देना है, पैसा कितना लेना है, वो लिखा होना चाहिए और दूसरा जो काम वो सेवा कर रहा है, उसकी निगरानी सरकार को करनी चाहिए। अगर मैं मानता हूँ कि दिल्ली में इस बारे में, इस एक्ट के आने के बाद अगर कोई चर्चा नहीं है, तो आप समझिए पूरे देश में, गाँव में और देहात में कैसे उस पे चर्चा होगी। वहाँ के लोग तो बेचारे वैसे ही जो है डरे-सहमे रहते हैं और वो समझते हैं कि जो व्यक्ति उनको वक़्त पर थोड़ी भी मदद दे रहा है, वो उसके एहसानमंद हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को भी आगे से एक व्यवस्था करनी चाहिए कि ये जो जनहित के फैसले हैं, इनका प्रकाशन सरकारों को कहें अपने फैसले के साथ ही कि इसको 10 दिन तक, 15 दिन तक फलानी-फलानी जगह जो है छापा जाए, जनता तक ये बात पहुँचे और जो पॉलिटिकल कॉरेस्पोंडेंट होते हैं, उसी तरह जो है अदालतों में भी जो लीगल कॉरेस्पोंडेंट होते हैं, उनकी भी ड्यूटी है कि वो सनसनीखेज खबरों की जगह इन खबरों को भी तरजीह दें, ताकि जनता को पता चले कि उनका अधिकार क्या है। जनता का मतलब है 145 करोड़ लोग। अगर आप सोचिए एक व्यक्ति से ₹10 भी रोज़ इसी तरह से लूटे जा रहे हैं, तो कितनी रकम हो जाती है? वो हो जाती है 1500 करोड़ रुपए रोज़ की। तो ऐसी लूट देश में करोड़ों अरबों रुपयों की चल रही है और उसके खिलाफ जब तक लोग संगठित नहीं होंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे और ये नहीं मानेंगे कि जो लोग आपको सेवा दे रहे हैं किसी भी लाइसेंस के तहत, वो दरअसल सरकारी कर्मचारी हैं और वो जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, वो सुविधा शुल्क नहीं है बल्कि वो रिश्वत है और रिश्वत लेना और देना अपराध है, इसलिए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं आपसे एक ही अपील कर सकता हूँ कि इस फैसले को जितना आप दूसरे लोगों तक पहुँचाएँगे और जब भी आप ऐसी जगह जाएँगे जहाँ आपसे अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, तब आप एक ही नाम बोलिए भई अमन भाटिया केस को याद कर लो। अमन भाटिया केस जो है आपके लिए एक ऐसा मैं कहूँगा मंत्र है, जिसको बोलते ही
सामने वाले को समझ आ जाएगा कि भई ये आदमी जो है पूरी तरह जागरूक है और जिस तरह हम छोटे-मोटे मंत्र पढ़ते रहते हैं राम, 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 ओम नमः शिवाय, अल्लाहू अकबर या सत श्री अकाल, उसी तरह अमन भाटिया केस की जैसे ही आप बात करेंगे, आपके 10, 20, 50, 100, 1000, लाख रुपए बच सकते हैं और ये रुपए बचना ही एक समझिए कि देश की भी सेवा है और आपके जीवन को सुधारने का एक मंत्र है। इस अमन भाटिया मंत्र को आप जितना फैलाएँगे, उससे आप सबको फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया सर। तो आपको इस जानकारी से कुछ सीखना चाहिए और इसको शेयर करना चाहिए और फिर ऐसे ही खबरों के लिए आप लोग हिंदू वॉइस सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी सर से नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर। नमस्कार।